हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। एक लेक्चर पहले हो चुका था, ठीक है। अभी हम उसको टॉपिक को नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर जो आपको टॉपिक मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, अगर आपका जेई का है चाहे वो एई का है, आपको मोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। आप पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लो या इस टॉपिक को पढ़ लो, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप पूरी कंक्रीट को एक साइड रख लो और इस टॉपिक को एक साइड रख लो, तो भी आपको 50-50% का वेटेज जो है वो जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये टॉपिक बड़ा ही जाना पहचाना आपका टॉपिक है कंक्रीट के अंदर, ठीक है जी। ये है आपका टॉपिक एडमिक्चर या आप बोल लो इसको एडिटिव, ठीक है। कहीं पर आपको एडमिक्चर लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको एडिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों बातें सेम ही है, एडमिक्चर और एडिटिव इन कंक्रीट। चलिए जी, ये बात तो आप जानते हैं कि कंक्रीट किसको बोलते हैं। पहले मैं ये आपको बात बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर भी। चलिए थोड़ा सा रिवीजन पर्पज से बात करते हैं। आप ये बात जानते हो कि सबसे पहले हमारे पास जो सीमेंट है, सीमेंट किसका एग्जाम्पल है? बाइंडिंग मटेरियल का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है जी। बात समझ रहे आप? अगर हम बात करें बाइंडिंग मटेरियल की, तो बाइंडिंग मटेरियल जो है हमारे पास सीमेंट भी है, जिप्सम भी है, लाइम भी है, ठीक है। ये तीन हमारे पास अभी कॉमनली नोन जो है क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। उनमें से अगर मैंने एक एज अ बाइंडिंग मटेरियल क्या लिया है, आपके पास सीमेंट लिया है, और इस सीमेंट के अंदर अगर मैंने क्या ऐड किया, वाटर, तो इसे क्या बोला जाएगा? आपका सीमेंट पेस्ट बोला जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। चलिए इस सीमेंट पेस्ट के अंदर, सीमेंट पेस्ट जो मेरा आपका किससे कैसे बनाया आपने? सीमेंट और वाटर दोनों को ऐड करके जो आपने सीमेंट पेस्ट बनाया, इस सीमेंट पेस्ट के अंदर अगर मैं क्या ऐड कर दूं? फाइन एग्रीगेट ऐड कर दूं आपका, तो क्या यहां से जो मिलने वाला मिक्सचर है उसे मैं मोर्टार कहता हूं क्या? बिल्कुल जी, उसे हम क्या कहते हैं? मोर्टार कहते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं आपको, लास्ट लेक्चर में, कि सीमेंट के अंदर हमने वाटर ऐड किया तो क्या बन गया? यहां पर सीमेंट पेस्ट बन गया। इस सीमेंट पेस्ट के अंदर जब आपने फाइन एग्रीगेट ऐड किए, दैट कैन बी कॉल्ड एज मोर्टार। जब इस मोर्टार के अंदर आप क्या करोगे? कोर्स एग्रीगेट ऐड कर दोगे, कोर्स एग्रीगेट ऐड कर दोगे, ठीक है जी। तो इसको आप क्या बोलते हो? कंक्रीट बोलते हो। चलिए जी, इसे आपने कंक्रीट बोला विद और विदाउट एडमिक्चर। आप यहां पर एडमिक्चर ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी। अगर आप एडमिक्चर ऐड नहीं करते तब भी ये आपका कंक्रीट रहेगा, और अगर आप एडमिक्चर ऐड कर दोगे तो भी ये आपका कंक्रीट ही रहेगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या? एडमिक्चर्स और एडिटिव इन कंक्रीट। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया, मैंने आपको पिछली क्लास का रिवाइज करवा दिया कि सीमेंट एज हमने क्या बोला? बाइंडिंग मटेरियल। अगर मैं बात करूं दूसरे और बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, वेल नोन है, ये आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम भी आपका क्या? बाइंडिंग मटेरियल है। और आपका क्या है? लाइम, ठीक है। लाइम की बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल है, यहां पर लाइम जो स्लेक्ट लाइम भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिप्सम के साथ क्या होता है? मोर्टार आपका बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब जिप्सम और सीमेंट दोनों हम मिलाते हैं और एक मोर्टार प्रिपेयर करते हैं, उसे गेज्ड मोर्टार बोलते हैं, ठीक है। वो आगे फर्दर आगे बातें हैं। आज हम टॉपिक पे आते हैं वापस, एडमिक्चर्स और एडिटिव। चलिए कंक्रीट मैंने आपको बोला, मोर्टार के अंदर आपने कोर्स एग्रीगेट यूज किए, इस मिक्सचर को आपने क्या बोल दिया? कंक्रीट बोल दिया। ये कंक्रीट जो है आपका विद और विदाउट एडमिक्चर है, विद और विदाउट। चलिए जी, हमारी आवश्यकता के अनुसार, एज पर द नीड, ठीक है, जैसी हमें नीड है उस हिसाब का हम एडमिक्चर ऐड कर सकते हैं। एडमिक्चर्स वो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंक्रीट के अंदर जाकर, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे आपने 10th या 12th तक भी पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे मैं बोलूं केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी आपने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट पढ़े हैं जो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना करते हुए भी और कई बार करके क्या कर देते हैं? उस पूरी की पूरी रिएक्शन की क्या कर देते थे? प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते थे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट भी चेंज कर देते थे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही अगर हम यहां बात करें, आपका कंक्रीट के अंदर जो एडमिक्चर्स हैं, कई बार ये क्या करते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट दिखाते हैं और कई बार ये प्राइमरी इफेक्ट दिखाते हैं। दोनों को हम कंसीडर करेंगे एडमिक्चर्स के अंदर। चलिए एज द स्टेट पॉसिबल, अगर मैं बात करूं स्टेट की, कि एडमिक्चर्स जो है उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं मैं, तो ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं। चलिए ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा जो है वो ये है कि क्या ये एडमिक्चर जो है
नेचुरल भी हो सकते हैं, बिल्कुल जी, एडमिक्सचर आपके बहुत सारे नेचुरल एडमिक्सचर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं, अवेलेबल है, आप उन्हें आर्टिफिशियली यूज कर रहे हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरी हैं आपकी, जिनके अंदर कैटेगरीज इन विच एडमिक्सचर्स आर क्लासिफाइड। ये कौन कौन सी हैं? अगर मैं बात करूं आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आप कौन से एडमिक्सचर रखते हो? आप रखते हो अपने नेचुरल एडमिक्सचर, ठीक है जी, बात समझ में आई। और दूसरे आपके कौन से होते हैं नेचुरल के बाद में? वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल एडमिक्सचर, चलिए, ये मैंने आपको एक कैटेगरी बताई कि आपके पास दो तरीके के हैं, नेचुरल एडमिक्सचर और आर्टिफिशियल एडमिक्सचर, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में कंप्लीट पूरा आगे और भी डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल एडमिक्सचर की, तो आपका जो क्ले है ये क्या है? नेचुरल एडमिक्सचर का एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल का, तो आपका सिलिका फ्यूम, ठीक है, या फिर आपका जाना पहचाना चेहरा पोजोलाना, फ्लाई ऐश, जितने भी आपके पोजोलाना है वो क्या है? ज्यादातर क्या है? आर्टिफिशियल एडमिक्सचर्स हैं। पोजोलाना किसको बोलते हैं? पोजोलाना एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर खुद के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब उसे सीमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो वो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट आपका क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका क्या है? लाइम है। सीमेंट, देखो सीमेंट के अंदर जब वाटर ऐड किया जाता है, जब हम सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? आपका जो C3A है, अगर मैं बात करूं C3A की और C2A की, इन दोनों की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों बोगस कंपाउंड है, ठीक है, बोगी कंपाउंड जो आपके, ठीक है, क्लिंकर्स के अंदर होते हैं। जब इनमें वाटर ऐड किया जाएगा सीमेंट के अंदर, C3A और C2A जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं? लाइम बनाते हैं, और वो जो लाइम, फ्री लाइम है, उसे आपका जो फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, इनके अंदर जो हमने क्या बोला? पोजोलानिक मटेरियल, ये पोजोलानिक मटेरियल क्या करते हैं? इन्हीं C3 और C2A के रिएक्शन करने की वजह से वाटर से जो आपका लाइम बना, उससे रिएक्ट कर क्या कर देते हैं? एक एडिशनल आपका क्या करेंगे? कैल्शियम सिलिकल एल्यूमिनेट बना देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? CAS जेल जिसे आप बोलते हो, एक एडिशनल इंग्रेडिएंट बना देंगे आपका, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स ये बना देते हैं, जिससे क्या होता है? आपकी कंक्रीट की क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बात समझ में आई क्या? ऐसे आपके पोजोलानिक मटेरियल जो खुद बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते, जितने भी आपके पोजोलाना है खुद बाइंडिंग मटेरियल नहीं रखते, लेकिन जब उन्हें सीमेंट पेस्ट के अंदर, या मैं बोल दूं कि सीमेंट के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, तो वो क्या करते हैं? C3 और C2A के वाटर के रिएक्ट करने की वजह से जो आपका लाइम बना, उससे रिएक्ट कर देते हैं और क्या बना देते हैं? CAS, कैल्शियम एल्यूमिना सिलिकेट जेल। इसके बारे में आगे और भी बहुत सारी बात करेंगे, ठीक है। एक कैटेगरी तो आपकी ये हुई नेचुरल और आर्टिफिशियल। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक और कैटेगरी के अंदर आप एडमिक्सचर्स को डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है जी। वैसे देखा जाए तो ये आपके जो केमिकल एडमिक्सचर है, ये भी आपके क्या है? आर्टिफिशियल एडमिक्सचर ही है। कैसे? देखो, आर्टिफिशियल एडमिक्सचर्स के अंदर ये हमारे जो है सिलिका फ्यूम, फ्लाई ऐश, ये आपको पता है कि ज्यादा जितने भी हमारे आर्टिफिशियल एडमिक्सचर्स हैं अभी करंट के अंदर नोन है, वो सारे क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल जितने भी आपके पोजोलानिक मटेरियल हैं आर्टिफिशियल वाले, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। इकोनॉमिकल क्यों पड़ता है इनको यूज करना? क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो क्या है? हमें सस्ते मिल जाते हैं। सस्ते मिल जाते हैं तो हमने क्या डाल दिया? सीमेंट में इनको ऐड कर दिया, और सीमेंट के अंदर अगर हमने कुछ परसेंटेज तक क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या पड़ता है? कंक्रीट जो है ओवरऑल इकोनॉमिक पड़ता है, ठीक है जी। केमिकल एडमिक्सचर्स जो होते हैं वो भी आपके क्या? आर्टिफिशियल एडमिक्सचर की कैटेगरी की हैं। ये केमिकल एडमिक्सचर जो है ये क्या करते हैं? ये भी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, ठीक है। इनके सबके जितने भी केमिकल एडमिक्सचर्स हैं, इनके बिहेवियर के हिसाब से इन्हें अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। जैसे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सेलरेटर और एयर इंट्रेनर्स, ये सब आपके क्या है? केमिकल एडमिक्सचर्स हैं। अगर हमने बात करें फिजिकल स्टेट के अंदर, तो आपके ये दोनों के दोनों क्या है? सॉलिड फेज के अंदर है, केमिकल फेज में नहीं है। नेचुरल के अंदर क्ले। अगर आप और एग्जांपल की बात करो तो यहां पर आपका शेल भी हो सकता है, ठीक है जी। और यहां पर मैंने क्या बात करी आपको बताया, जैसे आपका फ्लाई है, सिलिका फ्यूम, RHA, राइस हस्क ऐश, और आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सारे क्या? आर्टिफिशियल एडमिक्सचर्स हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल एडमिक्सचर से, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फर्दर फिर आएंगे नेचुरल एडमिक्सचर पे और आर्टिफिशियल पे, ठीक है जी। पहले हम केमिकल एडमिक्सचर्स पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं।
चलिए, आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है जी, केमिकल एडमिक्सचर सारे के सारे आपने नाम सुना होगा। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने जब भी सीमेंट की स्टडी करी है और सीमेंट की स्टडी करते हैं तो हम जिप्सम को बहुत अच्छे से जाने पहचाना हुआ चेहरा है हमारे लिए, जिप्सम को हम जानते हैं, ठीक है। जिप्सम भी एक क्या है, एक तरीके का आपका एडमिक्सचर ही है, ठीक है जी, बात समझ रहे हो क्या। 3 से 4% एडमिक्सचर हम ऐड करते हैं जिप्सम। वैसे तो एज एडमिक्सचर हमने नहीं ऐड किया था वहां पर, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट थी जिप्सम की, इसलिए हमने पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। जिप्सम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी कितने प्रकार के केमिकल एडमिक्सचर हैं, तो सबसे पहले आपका आता है प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है जी, बात आई प्लास्टिसाइजर। सेकंड आपके आते हैं सेम इसी कैटेगरी के, और वो हैं आपके सुपर प्लास्टिसाइजर। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेम है दोनों के अंदर, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, जैसा कि इनका नेम सेम है, बिल्कुल जी, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। दोनों का जो फंक्शन है ऐड करने का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करने का कंक्रीट के अंदर, वो क्या है, पर्पज जो है हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड की बात करते हैं, वो है आपका रिटार्डर, ठीक है जी, रिटार्डर। फोर्थ आपका है एक्सेलरेटर्स। चलिए जी, नाम से समझ में आ रहा है रिटार्डर मतलब कुछ ना कुछ रिटार्ड करेगा, चलिए इतनी बात भी समझ में आती है। एक्सेलरेटर मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा, कंक्रीट में ऐड करने के बाद में एक्सेलरेट करवाएगा। अगर मैं फिफ्थ बात करूं आपका, और वो है आपके एयर इंट्रेनर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एयर इंट्रेनर एडमिक्सचर है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको एयर इंट्रेनर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इस बार भी चाहे आपका DVFCCL का एग्जाम हो, चाहे आपका PPSC JEE और SDO का एग्जाम हो, आपको जरूर यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा एयर इंट्रेनर से। एडमिक्सचर्स पूरे के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर इंट्रेनर को पढ़ना। हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा प्लास्टिसाइजर। चलिए जी, प्लास्टिसाइजर का एक सेकंड नाम भी है, ठीक है। प्लास्टिसाइजर को और क्या बोलते हैं, इन्हें वाटर रिड्यूसर भी बोला जाता है, और इस नाम से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा, मोस्ट प्रेफरेबली आपको समझ में आ जाएगा। वाटर रिड्यूसर लिखते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा, कंक्रीट के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इनका एक और नाम है, और वो इन्हें क्या बोला जाता है, सरफेक्टेंट, ठीक है जी, सरफेक्टेंट। सब नामों की बात करेंगे कि इनका नाम ये पढ़ा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिसाइजर के ऑब्जेक्टिव की, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्लास्टिसाइजर को कंक्रीट मिक्स के अंदर ऐड किया। चलिए, अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव की, तो सुपर प्लास्टिसाइजर जैसे आप नेक्स्ट पढ़ोगे सेम यहां से 70% क्या होगा, सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। प्लास्टिसाइजर क्यों ऐड किए जाते हैं कंक्रीट के अंदर, ये ऐड किए जाते हैं आपके गिवन वाटर सीमेंट रेशो पर, ठीक है जी, आपके एक फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशो पर कंक्रीट के सैंपल को मोर वर्केबल बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। सेम वाटर सीमेंट रेशो पे अगर हम कंक्रीट से क्या चाहते हैं, ज्यादा वर्केबिलिटी, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, प्लास्टिसाइजर, पहली बात। दूसरी बात हमें समझ में ये आती है कि अगर सेम स्ट्रेंथ पे हमें वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो भी हम प्लास्टिसाइजर्स ऐड कर सकते हैं। सेम वर्केबिलिटी पे ज्यादा स्ट्रेंथ देना, ये भी इसका काम है, और सेम स्ट्रेंथ पर ज्यादा वर्केबिलिटी देना, ये भी इसका काम है। कैसे, समझाता हूं मैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं, ठीक है। क्या करता है ये, एट सेम वाटर सीमेंट रेशो गिव्स मोर वर्केबिलिटी। बात समझ में आ रही है क्या। सबसे पहले मैंने लिखा कि सेम वाटर सीमेंट रेशो पर आपको प्लास्टिसाइजर्स जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा वर्केबिलिटी देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि प्लास्टिसाइजर जो है आपके, वो आपको वर्केबिलिटी सेम वाटर सीमेंट रेशो पे ज्यादा कैसे दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सेकंड, डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो पे आपको गिव्स मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सेम वाटर सीमेंट रेशो पे ज्यादा वर्केबिलिटी, और अगर मैं बात करूं डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो पे भी ये आपको वर्केबिलिटी, सॉरी ये मैंने यहां पर थोड़ा सा, यहां पे ये नहीं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं एट सेम स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है क्या, एट सेम स्ट्रेंथ इंक्रीज द वर्केबिलिटी,
दोनों ही बातों के अंदर डिफरेंस है और दोनों ही बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा एग्जांपल देके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कारण है मैंने ऐसा कहा कि सेम वाटर सीमेंट रेशो पे ये हमें ज्यादा वर्केबिलिटी दे सकते हैं और सेम स्ट्रेंथ पे वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला कि ये आपका सैंपल नंबर 1 है और ये आपका सैंपल नंबर 2 है। ठीक है जी, मैंने आपसे कहा कि सैंपल नंबर 1 जो है इसमें आपका वाटर सीमेंट मैंने क्या रखा, कम रखा, और दूसरा जो है आपका सैंपल नंबर 2 यहां पर मैंने वाटर सीमेंट रेशो क्या रखा, ज्यादा रखा। अगर आपने कंक्रीट को कभी ना कभी स्टडी किया है तो आपको ये पता होगा एज पर द डफ अब्राहम्स लॉ क्या बोला जाता है कि वाटर सीमेंट रेशो जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये कहूं कि वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज करूंगा तो आपकी स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब समझ में आया, ये किसने कहा, अब्राहम्स लॉ है। अब्राहम ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। उसी को मैं फॉलो करते हुए यहां पर आपको ये चीज समझा रहा हूं। अगर हम अब्राहम की बात माने, अब्राहम्स लॉ को फॉलो करें तो यहां बात समझ में क्या आती है कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो कम होगा वैसे वैसे वाटर सीमेंट रेशो आपके पास अगर किसी सैंपल के अंदर कम है, इट मीन दैट कि यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी इस सैंपल से। यहां पर वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा है, ठीक है, यहां पर स्ट्रेंथ क्या है, लो है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा जी, अब अगर मैंने क्या किया, यहां पर आपका प्लास्टिसाइजर P4 मैंने यहां पे लिखा प्लास्टिसाइजर, यह आपने क्या किया, एड ऑन किया। प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, प्लास्टिसाइजर का काम है आपकी वर्केबिलिटी बढ़ा देना। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर वाटर सीमेंट रेशो कम था, स्ट्रेंथ तो थी ज्यादा, लेकिन वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या है, अगर हम वाटर का अमाउंट कम कर देते हैं, बात समझ में आ रही है क्या, वाटर सीमेंट रेशो अगर कम होगा तो आपका कंक्रीट क्या है, यहां पर लेस वर्केबल है। आपने क्या किया, प्लास्टिसाइजर ऐड किया। ठीक है जी, वाटर कंटेंट तो अभी भी उतना ही है आपके इस सैंपल नंबर 1 में, लेकिन जैसे ही आपने प्लास्टिसाइजर ऐड किया यहां पर वर्केबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? यहां पर मैंने ऐड किया था। अब जैसे ही मैंने यहां पे प्लास्टिसाइजर ऐड किया, स्ट्रेंथ मेरी पहले से ही ज्यादा थी, सेम वाटर कंटेंट है, आपने प्लास्टिसाइजर ऐड किया, आपकी वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई। मतलब हमें यह समझ में आया कि एट सेम वाटर कंटेंट, ठीक है, अगर मैं बोल दूं यहां पर, मान लो अभी तो मैंने ये कहा था कि यहां पे वाटर सीमेंट रेशो कम था, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो सेम होता तो स्ट्रेंथ क्या होती, सेम। उस कंडीशन में आप इन दोनों सैंपल में से किसी भी सैंपल के अंदर अगर प्लास्टिसाइजर ऐड करते तो वर्केबिलिटी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। बात समझ में आ रही है। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही प्रूफ होते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर वाटर सीमेंट रेशो डिफरेंट था, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जहां वाटर सीमेंट रेशो कम था वह स्ट्रेंथ ज्यादा थी एज पर द अब्राहम्स लॉ। हमने प्लास्टिसाइजर ऐड किया तो वर्केबिलिटी क्या हो गई, एनहेंस हो गई, इंक्रीज हो गई। और यहां पर क्या है, स्ट्रेंथ कम है लेकिन वर्केबिलिटी क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट की, मैंने वाटर सीमेंट रेशो जो है वो क्या रखा, सेम रखा। तो अब मुझे बताओ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है दोनों के दोनों सैंपल में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? मैं मार्कर चेंज कर लूं। बात समझ रहे हो क्या? यहां पर क्या होगा, आपकी वर्केबिलिटी के बारे में मैंने अभी कोई कमेंट नहीं कहा। मैंने कहा आपको कि अगर आपने वाटर सीमेंट रेशो क्या रखा, सेम रखा, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, सिमिलर रहेगी, इक्वल रहेगी। भैया सेम वाटर सीमेंट रेशो है तो स्ट्रेंथ दोनों में क्या है, बराबर। क्योंकि एज पर द अब्राहम्स लॉ हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, अभी ये निकाला था कि जब वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज होता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यहां पर दोनों में वाटर सीमेंट रेशो सेम है तो स्ट्रेंथ भी क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन के अंदर अगर मैं प्लास्टिसाइजर चाहे यहां ऐड करूं चाहे यहां ऐड करूं, इन दोनों सैंपल में अगर मैं कहीं भी प्लास्टिसाइजर ऐड करूंगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों सैंपल में किसी भी गिवन वाटर सीमेंट रेशो पे अगर सिमिलर है वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है, इनके गिवन वाटर सीमेंट रेशो पे मैंने इन दोनों में से किसी में भी प्लास्टिसाइजर ऐड किया तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? इस स्टेटमेंट को आप फॉलो करेंगे कि सेम वाटर सीमेंट रेशो पे ज्यादा वर्केबिलिटी देना किसका काम है, प्लास्टिसाइजर का। और प्लास्टिसाइजर आपका सेम वाटर सीमेंट रेशो के लिए स्ट्रेंथ को भी अगर मैं कहूं तो क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर देता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि देखो जहां पर आपने वाटर सीमेंट रेशो कम रखा वहां पे प्लास्टिसाइजर ऐड किया तो वर्केबिलिटी बढ़ गई और स्ट्रेंथ तो आपको पहले से ही ज्यादा
मिल रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था प्लास्टिसाइजर का। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। मैकेनिज्म से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज हुई कैसे। जो मैंने इतनी आपको ये अभी कहानी सुनाई है, ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ जाएगी मैकेनिज्म से। इसका मैकेनिज्म क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो यहां पर देखो मैंने एक नाम लिखा है सरफेक्टेंट, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका जो प्लास्टिसाइजर है ना, ये जो आपने कंक्रीट के अंदर ऐड किया है प्लास्टिसाइजर, ये क्या है, ये एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। जिन लोगों ने एनवायरमेंट रो वाटर इंजीनियरिंग का कोएगुलेशन वाला प्रोसेस मेरे से समझा था, मेरी वीडियो देख के समझा था, उनको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, डीफ्लोकुलेटिंग क्या होता है? डीफ्लोकुलेट मतलब यहां पर कंक्रीट के अंदर जो पहले से फ्लोक्स बने हुए हैं, उन फ्लोक्स को ब्रेक कर देगा आपका कौन? प्लास्टिसाइजर। बात समझ में आ रही? जो भी आपने केमिकल यहां पर ऐड किया वो कंक्रीट के अंदर पहले से बने हुए फ्लोक्स को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अगर ये कंक्रीट के अंदर पहले से बने हुए फ्लोक्स को ब्रेक कर देगा तो क्या होगा? ये चीज समझना यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा क्या फायदा है अगर कंक्रीट के अंदर जो फ्लोक्स बने हुए वो ब्रेक हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि ये आपका, ठीक है, ये आपका सैंपल मैंने बनाया कंक्रीट का। ठीक है, कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, गलती शलती माफ कर देना। ये आपका सैंपल है, ठीक है जी, ये कंक्रीट है और इसके अंदर ये आपका क्या है? वाटर पड़ा। अब ये प्लास्टिसाइजर जो होते हैं ये क्या करते हैं? आपकी जो कंक्रीट है, ठीक है जी, कंक्रीट का जो आपका मिक्स है, इसके चारों तरफ, इस कंक्रीट सैंपल के चारों तरफ आपका जो प्लास्टिसाइजर है वो क्या कर देगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। ये पार्टिकल्स हैं, इनके चारों तरफ, कंक्रीट के पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो जाएंगे? प्लास्टिसाइजर जो है वो क्या करेंगे? एडजॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा जी, इतनी बात भी समझ में आई कि सर ये एडजॉर्ब हो गया चारों तरफ कंक्रीट के। अब ये क्या करेगा? जो आपका प्लास्टिसाइजर है ये सेम चार्ज कैरी करता है। कैसा चार्ज कैरी करता है भैया? सेम चार्ज कैरी करता है, अलग अलग चार्ज नहीं है। यहां पर देखो, कंक्रीट सरफेस के चारों तरफ जब ये एडजॉर्ब हुआ, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, जनरली ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब जब कंक्रीट के एक सैंपल के अंदर आप, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, सैंपल के अंदर कंक्रीट के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके चारों तरफ, मैंने क्या बताया आपको कि जितने भी प्लास्टिसाइजर है इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं और वो क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए। इनके एडजॉर्ब होने से अब देखो क्या होगा, आपको ये तो पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? देखो भैया, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। क्या? बिल्कुल जी, ये आपके करेंगे रिपल्शन। अब इनके रिपल्शन होने से क्या होगा? ये पार्टिकल यहां से और यहां से ब्रेक हो जाएंगे। ये अलग हट जाएगा, ये अलग हट जाएगा, ये अलग हट जाएगा, ये अलग हट जाएगा, ये अलग हट जाएगा और ये अलग हट जाएगा। ये आपने यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेन, या फिर मैं यूं लिख देता हूं बिफोर। ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, व्हेन वी ऐड प्लास्टिसाइजर। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या? जब हमने प्लास्टिसाइजर ऐड कर दिया उस कंडीशन के अंदर आपकी ये सिचुएशन है। आफ्टर, जब हमने ऐड कर दिया उसके बाद में क्या हुआ? देखो, जो आपके स्पेसिमेन जो थे यहाँ पे, सॉरी, सैंपल के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स थे, इनके चारों तरफ प्लास्टिसाइजर जो आप देख पा रहे हो, अब क्या करेंगे? ये कंक्रीट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट हो जाएंगे पार्टिकल। एक पार्टिकल यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, अब एक यहां पड़ा है और अब एक ये यहां पड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो वाटर आपको दिख रहा था, आप भली बात इससे परिचित होंगे, नहीं है तो मैं आपको यहां बता देता हूं। जो आपका ये अंदर आपको वाटर दिख रहा है, ये वाटर आपका किस नाम से जाना जाता है? ये जेल वाटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, अब कंक्रीट के अंदर इसकी परसेंटेज कितनी होती है? चलिए, अगर आपने सीमेंट पढ़ा है पहले तो मैं आपको बताता हूं। सीमेंट के अंदर आपका जो ये जेल वाटर होता है, जेल वाटर, ये कितना होता है? 15% तक होता है। चलिए मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूं, कैसे दिया जाता है इस अमाउंट को? 23 प्लस 15% के फॉर्म में दिया जाता है। और आप सबने अगर एसएससी की तैयारी करी है तो बहुत अच्छे से रट्टा मारा होगा। 38% अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सीमेंट को कंप्लीटली हाइड्रेट होने के लिए। कैसे? 23% तो आपका C3 और C2A का हमने निकाला था, और आपका 15% वाटर का अमाउंट जो है वो क्या है? जेल वाटर है, जो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता। और ये क्या रहता है? कंक्रीट या सीमेंट के पार्टिकल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीमेंट की, तो जहां जहां पर सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ये क्या है? बाउंडेड वाटर है 15%, ये छूट नहीं सकता।
लेकिन जब आपने प्लास्टिसाइजर ऐड किए, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब हुआ पार्टिकल्स के चारों तरफ सीमेंट के, ठीक है, उसने क्या किया, इन पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, सेपरेट किया। जैसे ही ये पार्टिकल्स अलग अलग हुए तो ये जो आपका वाटर था, जेल वाटर, ये इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्री वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये फ्री वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ, क्या ये फ्री वाटर जो है, क्या सीमेंट पेस्ट के बनने के अंदर जो प्रोसेस है सीमेंट पेस्ट के बनने की, फॉर्मेशन होने की, उस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा? बिल्कुल। क्या यहाँ पे लुब्रिकेशन अब क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमने क्या किया, कंक्रीट सैंपल के अंदर प्रेजेंट वाले वाटर को, पहले से जो प्रेजेंट है उसी वाटर को हमने इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया, कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। मतलब समझ में आ रहा है आपका सीमेंट पेस्ट जो था वो बढ़ गया। अगर सीमेंट पेस्ट बढ़ गया तो यहां पर आपका क्या हो रहा है भैया, लुब्रिकेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लुब्रिकेशन बढ़ा, सीमेंट पेस्ट बढ़ा, इट मीन दैट कि कहीं ना कहीं पर जाकर हमारी वर्केबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे करी हमने, बात समझ में आई। हमने क्या किया, प्लास्टिसाइजर ऐड किया, उसने इस 15% वाटर जो जेल वाटर था इसको निकाल कर लेके आया और उसके कुछ अमाउंट को क्या कर लिया, फ्री वाटर में कन्वर्ट किया। और ये फ्री वाटर आपका क्या करेगा, सीमेंट पेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे क्या होगा, लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा। और लुब्रिकेंट बढ़ गया तो आप ऑब्वियसली बात जानते हो कि ईज टू वर्क विद कॉन्क्रीट, यही क्या होता है, वर्केबिलिटी होता है। मतलब कॉन्क्रीट हमारे काम करने के लिए जितनी ज्यादा आसान, मतलब ईएस जितना उसके अंदर ईएस ज्यादा है, हम उतनी देर उससे क्या कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। यही चीज बढ़ा दी आपकी किसने, प्लास्टिसाइजर की। इनको किस नाम से जाना जाता है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। किया क्या इन्होंने, फ्लोक्स को ब्रेक कर दिया। और वो फ्लोक्स कैसे बने हुए थे, ये बात आप समझ गए, क्योंकि बाउंडेड वाटर था, जेल वाटर आपका सीमेंट के अंदर कितना होता है, 15%। उसने क्या कर दिया था, वाटर ऐड होने के बाद, इंग्रेडिएंट ऐड होने के बाद में फ्लोक्स क्रिएट कर दिए थे। उन फ्लोक्स को ब्रेक किया डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ने, और वो आपके क्या है, प्लास्टिसाइजर। अब आपको समझ में आया सरफेक्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी है। अच्छा जी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, बोर्ड पर लिखी हुई एक एक बात में से आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को पक्का मिलेगा। जो भी बच्चे डीएफसीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, यहां से इस टॉपिक से जितना डिटेल में मैंने डिस्कस किया है ना, यहां से आपको 101% क्वेश्चन मिलने वाला है, श्योर है। और ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। अच्छा जी, बात समझ में आ रही। हम क्या बात कर रहे थे कि आपका ये जो प्लास्टिसाइजर आपने ऐड किया, ठीक है, सीमेंट के जेल वाटर को इसने 15% तक यूज किया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आएगा कि प्लास्टिसाइजर जो है वो कैसे बिफोर और आफ्टर कंक्रीट की स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है। देखो, कंक्रीट के अंदर प्लास्टिसाइजर ऐड करने से पहले मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है आपका। कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसा था, जब आपने ऐड किया प्लास्टिसाइजर को, उस कंडीशन में कैसा था, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ऐड करने के बाद में प्लास्टिसाइजर को ये कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया, ये आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है क्या भैया, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और पूछे जाने के 100% चांसेस है। क्या बोला मैंने आपको, प्लास्टिसाइजर ऐड करने से पहले कंक्रीट जो थी वो कैसे स्ट्रक्चर के अंदर थी, फ्लोकुलेटेड, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गई, डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर। और ये प्लास्टिसाइजर आपके कैसे एजेंट हैं, ये आपके डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है, ठीक है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है, सरफेक्टेंट, इसलिए इनको बोला। करते क्या है, सीमेंट के अंदर, बात समझ में आ रही है, कंक्रीट सैंपल के अंदर क्या है, सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल, वो क्या करता है 15% तक अपना स्ट्रक्चरल बाउंड वाटर, अगर मैं कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि जेल वाटर जो है उसका 15% तक वो बांध के रखता है, किसी को नहीं देता। वो कहता है मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन जब प्लास्टिसाइजर आया, इसने क्या किया, उस 15% जेल वाटर में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लिया, अपने साथ ले लिया। मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया यहाँ पर कैसे हुआ, रिपल्शन हुआ, क्योंकि सारे के सारे प्लास्टिसाइजर कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। बात समझ में, ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्ट्रक्चर जो था बिफोर एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर कैसा था, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर था कंक्रीट मिक्स का, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है जी। अब इनके फायदे क्या क्या है, फायदे आपको समझ में आ गया कि सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे वर्केबिलिटी हायर देते हैं, ठीक है जी, बात समझ में। अच्छा जी, सेकंड आपको समझ में आया कि ये रिड्यूस करते हैं वाटर के अमाउंट को, रिड्यूसेस द वाटर के अमाउंट। भैया वाटर का अमाउंट रिड्यूस करता है, कितना कर देगा, ये 5 से 15% तक अगर आपने प्लास्टिसाइजर ऐड किया है तो वाटर के अमाउंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इनकी डोज कितनी होती है, इनकी डोज होती है 0.1 से लेके 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट ली जाती है। कैसे ली जाती है भैया, बाय वेट ऑफ, आप कैसे लेते हो, सीमेंट, ठीक है। कितनी डोज लेनी है, 0.1 से 0.4% बाय द वेट ऑफ सीमेंट। क्या करेगा, 5 से 15% तक पानी को कम कर देगा। अच्छा, एक बात समझ में आई हमारे कि अगर वर्केबिलिटी बढ़ रही है
अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि कमेंट करो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका स्लंप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो आपको पता है ना कि स्लंप क्या है, एक मेजरमेंट का तरीका है। कॉन्क्रीट सैंपल की वर्केबिलिटी को मेजर करने का एक मेथड क्या होता है, स्लंप मेथड होता है। स्लंप जो है आपका, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि वर्केबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आपका स्लंप इंक्रीज होगा, तो क्या गलत है क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है। स्लंप इंक्रीज होगा वर्केबिलिटी के बढ़ने से, ये बात हमें समझ में आई। तो आपके जो प्लास्टिसाइजर है स्लंप को कितना बढ़ा देता है, ये आपका 30 से लेके 150 mm तक आपका क्या करेगा, स्लंप को इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी बातें हुई आपकी प्लास्टिसाइजर के बारे में। अब प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं मिटा रहा हूं यहां से डिस्पर्स स्ट्रक्चर, फ्लोकुलर स्ट्रक्चर वाला पोर्शन जो है, और यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके। चलिए एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके यहां पे कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं आपका सबसे ज्यादा जाना पहचाना पॉलीग्लाइकोलेस्टर, ये आपका जाना पहचाना प्लास्टिसाइजर है। कहीं ना कहीं पे आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये नाम जरूर मिला होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? दो एग्जांपल, पॉलीग्लाइकोलेस्टर आपका, और दूसरा क्या है, हाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड आपका एग्जांपल है यहां पर लिग्नोसल्फेट, ठीक है जी, लिग्नोसल्फेट, ये आप याद रखें तीनों एग्जांपल। फोर्थ अगर मैं बात करूं, आपने यहां पर हाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, अगर ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको लिखा हुआ मिलता है, सेम मैं लिख देता हूं यहां पे हाइड्रेटेड, या फिर ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है आपका प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको प्लास्टिसाइजर जो है वो कंप्लीट समझ में आया हो। बात समझ में आ रही है क्या? पूरा मैकेनिज्म हमने समझा कि प्लास्टिसाइजर जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरल बाउंडेड वाटर जो सीमेंट का होता है, कितना 15% आपका जो है जेल वाटर जिसे आपने बोला, उसे क्या करता है, फ्री करवा देता है। कैसे करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सीमेंट पार्टिकल्स के कंक्रीट के अंदर। क्या सीमेंट, अगर मैं बोल दूं कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या करेगा, रिपल्सिव चार्ज कैरी करेगा। कैसे रिपल्सन हुआ भैया, सेम चार्ज था, नेगेटिव 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 चारों तरफ बन गया, उसने क्या किया, रिपल्स किया, पार्टिकल को पार्टिकल से दूर किया, और दूर हुआ तो क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ जेल वाटर जो था वो हमें मिल गया, और वो मिलते ही क्या हो गया, लुब्रिकेशन इफेक्ट बढ़ गया। और हमने क्या बोला इस चीज को कि एट अ सेम वाटर सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी इंक्रीज करती। और अगर कहीं पर क्या है, आपकी किसी कॉन्क्रीट सैंपल की वर्केबिलिटी क्या है, बात समझ रहे हो क्या, वर्केबिलिटी तो सिमिलर है दो सैंपल की, लेकिन आपने फिर भी प्लास्टिसाइजर ऐड किया तो क्या होगा, वहां पर वर्केबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपने बोला कि भैया 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो मेरा है, तो आप ये तो जानते ही हो कि 0.3 से लेके 0.4 के बीच में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है। ज्यादा मतलब ज्यादातर सैंपल जो है 0.3 से 0.4 के बीच में वाटर सीमेंट रेशियो रहता है, जहां पर प्लास्टिसाइजर ऐड किया जाता है। जैसे ही आपने प्लास्टिसाइजर ऐड किया, वर्केबिलिटी आपको क्या मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो क्या थी, एट लोअर वाटर सीमेंट की क्या होती है, ज्यादा होती है। याद रखेंगे, वाटर के अमाउंट को कितना रिड्यूस करता है, 5 to 15% रिड्यूस करता है। डोज क्या है, 0.1 से लेके 0.4% बाय द वेट ऑफ सीमेंट है। स्लंप कितना इंक्रीज करेगा, 30 to 150 mm स्लंप इंक्रीज कर देगा। चलिए, ये पूरी की पूरी बातचीत थी आपकी सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में। नेक्स्ट रिटार्डर और एक्सेलरेटर एयर इंट्रेनर जो है, आपको नेक्स्ट 4 पोर्शन जो है वो किसमें मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।